कुतुब मीनार को देखने के साथ इस काफिले को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की जनता से रूबरू करवाया। दलाई लामा को देखने सुनने के लिए बड़ी तादाद में जनता उमड़ पड़ी। सबके हाथों में लहरा रहा था भारतीय तिरंगा। चारों तरफ अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो वो थी तालियों की गूंज। ये तो सिर्फ आगाज था जिसकी कल्पना शायद खुद दलाई लामा ने भी नहीं की हो। लेकिन दलाई लामा की इस भारत यात्रा ने इस बात के संदेश दे दिए थे कि आने वाले वक्त में भारत तिब्बत के साथ दोस्ताना रिश्ते और भी गहरे करेगा। भारतीय पक्ष ने भी दलाई लामा को यादगार बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। अतिथि देवो भव की परंपरा निभाते हुए नेहरू ने दलाई लामा की खूब खातिरदारी की। भारत और तिब्बत के लिए एक तरह से नए रिश्ते की शुरुआत का युग था। शुरुआत दोनों देशों के बीच रिश्तों की गर्माहट का, शुरुआत एक ऐसी संस्कृति का जिसमें तिब्बत और भारत दोनों देशों की छाप हो। दो देशों के बीच दोस्ती की ऐसी शुरुआत जो आगे चलकर पूरे एशिया की राजनीति में एक मील का पत्थर साबित हुई। दलाई लामा के अलावा तिब्बत के कई सारे नेता इस भारत यात्रा से बेहद खुश थे। भारतीय सभ्यता की इस अनोखी झलक की खुशी दलाई लामा के चेहरे पर भी साफ देखने को मिली, जिसने आगे चलकर दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्तों की बुनियाद रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो भारत की इस यात्रा में दलाई लामा कई ऐतिहासिक स्थलों पर भी गए। ताजमहल के साथ साथ दलाई लामा ने गौतम बुद्ध के कई धार्मिक स्थलों का भी दौरा किया। साथ ही वहां के लोगों का धर्मोपदेश भी दिए वहां के लोगों को। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि दलाई लामा की भारत यात्रा की कुछ और झलकियां कि अपने इस यात्रा के दौरान और कहां कहां गए दलाई लामा। भारत में दलाई लामा के काफिले ने अपनी यात्रा में यूं तो बौद्ध मंदिर और धार्मिक स्थलों के दर्शन किए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भारत आए और ताजमहल न देखे। भारत आए दलाई लामा भी अपने काफिले के साथ इस खूबसूरत महल के दीदार को पहुंचे, जहां उन्हें इस अद्भुत महल के बारे में कई अहम जानकारियां दी गईं। वाकई दलाई लामा का ये सफर यादगार रहा होगा, जहां उन्हें भारत के इतिहास की ये खूबसूरत झलक देखने को मिली। इसके बाद दलाई लामा के काफिले ने रुख किया सांची स्तूप का। जी हां, वही सांची स्तूप जिसे द ग्रेट अशोका ने बनवाया था। ये जगह बौद्ध धर्म के लोगों के लिए एक खास मुकाम रखती है। ये एक धार्मिक स्थल है। तिब्बत भी बौद्ध धर्म को मानते हैं, इस लिहाज से दलाई लामा का सांची स्तूप को देखना तो लाजमी ही था। सांची स्तूप के बाद दलाई लामा का काफिला अजंता अलोरा की गुफाओं की ओर बढ़ा, जहां गौतम बुद्ध की कई प्रतिमाएं मौजूद हैं, जहां गौतम बुद्ध के जीवन की कई पहलुओं की तस्वीरें भी दिखती हैं। अपने इस सफर को और भी यादगार बनाने के लिए दलाई लामा ने वायुसेना के कई लड़ाकू विमानों की सैर की, और शायद ये हवाई यात्रा उनके जीवन की सबसे यादगार यात्राओं में से एक हो। हवाई सफर के बाद दलाई लामा का काफिला वाराणसी पहुंचा, जहां सरनाथ में उनका भव्य स्वागत किया गया, जहां हिंदू सभ्यता के साथ साथ गौतम बुद्ध के कई स्तूप हैं। बौद्ध के ज्ञान के बाद गौतम बुद्ध ने सरनाथ में ही बौद्ध धर्म का प्रचार किया था और कोशीनगर में अपना शरीर त्यागा था। बौद्ध की ये सोती हुई प्रतिमा उसी जगह मौजूद है जहां गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्यागा था। दलाई लामा का काफिला यहाँ काफी लंबे समय तक ठहरा था। असल में दलाई लामा के भारत आने की खास वजह गौतम बुद्ध की 2520 सालगिरह थी। इसलिए दलाई लामा ने भारत में गौतम बुद्ध के उन सभी धार्मिक स्थलों के दर्शन किए जो बौद्ध से जुड़े थे। कुशीनगर में बौद्ध के दर्शन के बाद दलाई लामा का काफिला बिहार की ओर बोध गया की तरफ रवाना हुआ। बोध गया, जहां गौतम बुद्ध को बोधि का ज्ञान मिला। दलाई लामा यहाँ कई दिनों तक रहे। उनसे मिलने दूर दराज से लोग आए। उनकी एक झलक को देखने के लिए बौद्ध धर्म के लोग उतारू थे। दलाई लामा ने यहाँ कई दिनों तक धर्म उपदेश के साथ साथ ज्ञान भी दिया। इस काफिले का अंत बंगाल की धरती पर हुआ, जहाँ हजारों की तादाद में लोग दलाई लामा के दर्शन के लिए आए।
दलाई लामा की ये भारत यात्रा उन रिश्तों की तरफ पहल थी जिसे आज तक भारत ने संजो कर रखा है, जिसे शायद ही तिब्बत और दलाई लामा कभी भुला पाए। शायद ये भारत की यात्रा का असर ही था। जब चीन ने तिब्बत पर अपना कब्जा किया तो दलाई लामा ने भारत की शरण ली और आज भी भारत में पूरे सम्मान के साथ धर्मगुरु दलाई लामा धर्मशाला से तिब्बत का राजपाट चलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तिब्बत न्यूज में यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।